ये बच्चों, मैं आप सबका साथी हमसफ़र लेकर आया हूँ एक नया अभ्यास जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन। तो प्रकाश परावर्तन से संबंधित जो भी सवालें होंगी, चलिए आज हम सब उन सभी सवालों को देखेंगे। इसके पहले हमने आपको दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं थी, जो प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को समझाया है। और प्रश्न से संबंधित जो भी सूत्र थे, उन सभी सूत्रों को हमने यहाँ पर बोर्ड में समझाया था। और उससे संबंधित एक दो सवालें भी हमने बताया है अगले वीडियो में, जो हमने इससे पहले अपलोड किया है। तो चलिए आज जो बची हुई सवालें थी, उन सभी बची हुई सवालों को सीखेंगे। और मैं लगातार आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी हमने आपके लिए एक वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लगातार मेरा वीडियो देख रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो ना मिलता तो आपको लगता कि सर एक भी वीडियो आज अपलोड नहीं किए हैं, इसलिए वह कड़ी ना टूटने पाए, आपको एक वीडियो अवश्य मिल जाए। इसलिए मैं इस गर्मी में भी आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए, जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, वो तो सब्सक्राइब किए हैं चैनल को। जो नए व्यूवर्स हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो आज चलिए सीखते हैं प्रकाश परावर्तन से संबंधित सवाल। तो पहली सवाल आपके सामने यहाँ बोर्ड में दिख रही होगी, प्रश्न नंबर 1। तो इसमें लिखा है, आप देख रहे हैं कि एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। प्रश्न आप ध्यान से सुनिए और यहाँ पर आप बोर्ड में देख भी लीजिए। एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप सवाल देख रहे हैं, सवाल में कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति निकालिए आप, कि प्रतिबिंब कैसा होगा। उसके बाद निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के सामने होगा या दर्पण के पीछे होगा। और उसके बाद आपको निकालना है प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी लंबाई कितनी है, उस लंबाई को निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने आपको सिखाया था दर्पण का सूत्र। दर्पण के सूत्र में हमने आपको बताया है कि फोकस दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु क्या होती है। इससे संबंधित जो भी सूत्र थे, उन सभी सूत्रों को हमने आपको बताया है। तो चलिए सबसे पहला नंबर हम करेंगे कि सवाल में जो जो भी दिया होगा उन सभी चीज़ों को हम लिख लेंगे एक एक करके। तो चलिए, यहाँ पर आप सवाल देख रहे हैं, यहाँ बोर्ड में आपको सवाल दिख रही होगी। इसमें सबसे पहले दिया है कि दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी कि दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो हमने आपको बताया था कि वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे इस तरह से, दिया है वस्तु की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दिया है वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया था। तो हमने लिख लिया वस्तु की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। और वस्तु की लंबाई को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिए, वस्तु की लंबाई ब्रैकेट में ओ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये आपको आसानी होगी। और आगे दिया है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। इसका मतलब जो वस्तु रखी गई है वो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी दी गई है। तो आप ऐसे दर्पण से वस्तु की दूरी लिख लीजिए। वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी प्रदर्शित करने के लिए हम u का प्रयोग करते हैं, यानी कि आपको u बराबर मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमने आपको बताया था कि जो u होता है वो सदैव ऋणात्मक होता है, इसलिए u के सामने जो मान होगा वहाँ हम ऐसे माइनस का चिन्ह भी लगाएंगे। अब आगे देखते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लीजिए आप, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमको O दिया गया है, U दिया गया है और R दिया गया है। इसमें हमें
V निकालना है और I निकालना है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि V कैसे निकाला जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमें V निकालने के लिए सबसे पहले फोकस दूरी निकालना होगा। तो सबसे पहले हम फोकस दूरी निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। ये होता है आपका फोकस दूरी। यानी जब भी आपको फोकस दूरी निकालना हो तो आप फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 लगाइएगा सूत्र। तो यहाँ पर फोकस दूरी होती है F, तो यहाँ पर F लिख दिए हैं बराबर वक्रता त्रिज्या आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप 30 सेंटीमीटर लिखिए बटे में यहाँ 2। तो 2 से 30 को काटेंगे तो आपको मिल जाएगा इस तरह से 15। यानी कि फोकस दूरी हमें मिल गई है 15 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ हमें देखना है कि जो फोकस दूरी हमें मिली है वो उत्तल दर्पण की है या अवतल दर्पण की है। तो हम प्रश्न में पहले ही पढ़ चुके हैं कि यह उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में आप फोकस दूरी धनात्मक रखिएगा, इसमें कोई ऋणात्मक नहीं होती है। यदि यहाँ उत्तल के स्थान पर अवतल दर्पण होता तो हम यहाँ पर फोकस दूरी को ऋणात्मक रखते। तो यहाँ उत्तल दर्पण है इसलिए हमने फोकस दूरी को धनात्मक रखा है। तब यहाँ हम लिखेंगे दर्पण के फोकस सूत्र से। तो यहाँ लिख दीजिए आप ऐसे, दर्पण के फोकस के सूत्र से। दर्पण के फोकस के सूत्र से, तो दर्पण के फोकस का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो यहाँ पर अब हम F और U का मान रख के V का मान निकालेंगे। तो यहाँ आप बगल में ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर हल कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। तो यहाँ 1 है तो सबसे पहले हम ऊपर 1 लिखेंगे बटे में, ये F दिख रहा है तो F बराबर आपको 15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ 15 लिखिए और बराबर लगाइएगा। तो यहाँ 1/V यानी कि V का मान तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है। V मतलब प्रतिबिंब की स्थिति आपको निकालना है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति तो दिया नहीं है, इसलिए हम V को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस लगाएंगे 1/U लिखना है अब आपको। तो U का मान यहाँ -10 है तो ऐसे आप -10 लिख दीजिए। तो 1/15 बराबर 1/V। ये प्लस और माइनस होकर जब गुणा आप करेंगे प्लस और माइनस का तो माइनस हो जाएगा 1/10। तो ये 10 आपका इधर माइनस में है तो अब आप दूसरी तरफ लेके आइएगा। तो 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/V इस तरह से होगा। और अब आप यहाँ पर 15 और 10 का एलसीएम निकालिए तो आपको मिल जाएगा इस तरह से 30। तो आप 15 से इसमें भाग लगाइए 15 से 30 में तो आपको मिलता है 2। तो 2 का गुणा 1 में कीजिएगा, 2 1 2 प्लस 10 से भाग लगाएंगे 3 मिल जाएगा और 3 का गुणा 1 में तो 3 1 3 बराबर 1/V। तो इस तरह से आप 2 और 3 को जोड़ते हैं तो मिलता है 5/30 बराबर 1/V। तो 5 1 5 5 6 30 तो 1/6 बराबर आपको मिलेगा 1/V। जब आप तिरछा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो V 1 हो जाएगा V बराबर में 6 1 6। तो इस तरह से V बराबर आपको मिल गया है 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं V का मान धनात्मक आया है। जब V का मान धनात्मक होगा तो आप समझ जाएंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह दर्पण के पीछे है। जब V का मान धनात्मक होगा तो दर्पण के पीछे रहेगा और V का मान जब ऋणात्मक होगा तो दर्पण के सामने होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह दर्पण के पीछे बन रहा है। इस तरह से आप प्रतिबिंब की स्थिति बता चुके हैं। अब चलिए हम निकालना सीखते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई कैसे निकालें। तो चलिए बच्चों हम अब दूसरा वाला प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न हम हल कर चुके हैं। तो चलिए आपको आज मैं दूसरा प्रकार का प्रश्न समझा देता हूं क्योंकि यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरा प्रश्न आपका क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बोर्ड में आपको प्रश्न दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न जो भी लिखा गया है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए आसानी से। तो चलिए हम भी पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या लिखा गया है। तो प्रश्न में लिखा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से, यानी कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले
एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उस वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनना है वो 5 गुना बड़ा बनना चाहिए, जबकि प्रतिबिंब नंबर 1 क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, और नंबर दूसरे में पूछ रहा है आभासी होना चाहिए। तो चलिए मित्रों, इसे हम हल करते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि जब भी आपको सवाल मिले तो आप पहले देखिए कि दर्पण जो है वो अवतल है कि उत्तल है। जब आपको यह पता चल जाए कि दर्पण उत्तल है या अवतल है, तो इसके बाद अब आप सवाल को पढ़ के जो भी मान दिया गया है उन सभी मानों को लिख लीजिए, जिससे आपको प्रश्न लगाने में आसानी हो जाए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो दिया गया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण। तो यहाँ पर देख रहे हैं दर्पण जो दिया गया है वह अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दर्पण की फोकस दूरी। तो ऐसे लिख दीजिए दर्पण की फोकस दूरी, यह है आपकी दर्पण की फोकस दूरी, जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, और एफ बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, जो कि ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो बनना चाहिए वो 5 गुना बड़ा होना चाहिए। यानी कि जब भी आपको गुना दे दे 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, जब भी आपको गुना दे तो ये समझ जाइए कि ये यम का मान है, यानी कि रेखीय आवर्धन का मान है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे रेखीय आवर्धन के सूत्र को। तो यहाँ लिख लीजिए रेखीय आवर्धन यम बराबर आपको दिया गया है 5 गुना, ये गुना है तो ये यम का मान है। तो यम बराबर सूत्र होता है v बटे में u। तो आप यम के स्थान पर, यहाँ जो यम है इस यम के स्थान पर 5 लिख दीजिए, बराबर v बटे में u हो जाएगा। जब आप तिरछा गुणा कर देंगे तो v बराबर आपको मिलेगा 5u। तो इस तरह से आपको v का मान मिल चुका है। अब हमें u का मान निकालना है। तो u तो दिया नहीं गया है। तो चूंकि यहाँ पर कह रहा है प्रतिबिंब वास्तविक होना चाहिए, तो प्रतिबिंब जब भी वास्तविक होगा तो u और v का मान समान होगा। आप ध्यान से सुन लीजिए, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो u और v का मान समान रखा जाएगा। यानी कि u जितना होगा उतना ही सेम मान v का भी रहना चाहिए, यानी चिन्ह बदलना नहीं चाहिए। जो u का चिन्ह होगा वही v का भी चिन्ह होगा। तो यहाँ पर हम फोकस का सूत्र लगाएंगे। यहाँ लिख लीजिए चूँकि प्रतिबिंब वास्तविक है, इसलिए u कामा v का चिन्ह, इस तरह लिख लीजिएगा, चिन्ह समान होंगे, यानी कि u और v का चिन्ह जो होगा वो समान होगा। तो चलिए यहाँ पर हम फोकस का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम फोकस के सूत्र से। तो फोकस का सूत्र होता है 1 बटे में एफ बराबर 1 बटे में v प्लस 1 बटे में u। तो यहाँ पर हम एफ, v और u का मान रख कर हल करेंगे। तो चलिए, ये 1 बटे में एफ है तो एफ का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में है, बराबर 1 बटे में v बराबर हमको मिला है 5u। तो यहाँ लिख देंगे 5u प्लस 1 बटे में u। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप जब एलसीएम निकालेंगे, लासा लेंगे, तो आपको मिल जाएगा इस तरह से। यहाँ देखिए बगल में, तो इधर -10 है तो यहाँ पर -1 बटे 10 बराबर 5u। और u का जब भी आप लासा निकालिएगा तो बड़ी संख्या आपकी लासा होगी, इस तरह 5u लासा हो जाएगा आपका। तो जब हम 5u से, इस 5u से 5u में भाग लगाएंगे तो हमको मिलेगा 1। तो 1 का मल्टीप्लाई उसी के ऊपर वाले में करते हैं। तो यहाँ पर हम 1 का गुणा 1 में कर देते हैं, तो 1 का नाम 1 ही रहेगा, प्लस जब आप u से 5u में भाग लगाएंगे, जैसे 5u में आपको भाग लगाना है u से, तो u से u कट जाता है, आपको मिलेगा 5। तो 5 का गुणा जब आप करेंगे जस्ट u के ऊपर, यानी कि 1 में, तो 1 पंचे 5, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। -10 बराबर 5 और 1 जोड़िएगा तो 6 मिलेगा, बटे में 5u। आप तिरछा गुणा कर दीजिए तो 5u का गुणा 1 में होगा ऐसे, तो ये हो जाएगा 5u बराबर 10 का गुणा 6 में, तो 10 छंग 60, ये माइनस में है। जब भी आप एक तरफ
u के साथ में कोई संख्या गुणा में लिखी गई हो, तो जब भी हम उस संख्या को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो भाग में हो जाती है। तो यहाँ पर 5 गुणे में है, दूसरे साइड में ले जाइए तो आप इस तरह से भाग में लिख दीजिएगा। तो 12, इसको 5 से भाग लगाएंगे 60 में तो आपको मिल जाएगा 12। तो u बराबर आपका मिलेगा -12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम u का मान निकाल चुके हैं, u का मान निकल गया है। अब हम v का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं v बराबर 5u दिया गया है। तो v बराबर हम लिखेंगे 5u इस तरह से। तो v बराबर हो जाएगा 5 गुणे -12। तो आप गुणा कर देंगे तो v बराबर मिलेगा आपको 12 पंचे 60, तो -60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण से -60 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी कि दर्पण के सामने है। जब भी v का मान ऋणात्मक रहेगा तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है, और जब भी v का मान धनात्मक होगा तो दर्पण के पीछे बनता है। तो इसलिए आप यहाँ पर देख लीजिए v का मान ऋणात्मक आया है तो दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बनेगा आपका। ये तो हो गया आपका पहला नंबर। अब इसी तरह से हम लगाएंगे दूसरा नंबर, जिसमें आपसे पूछा गया है आभासी होगा। तो आभासी के लिए चलिए हम हल करते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा ही चेंज करेंगे। जब भी आभासी होगा तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के दूसरी साइड में है ना। तो इसलिए हम v का मान जो रखेंगे वो माइनस में होगा। तो चलिए हम यहाँ पर हल कर लेते हैं दूसरा तो चलिए बच्चों, अब हम निकालते हैं आभासी प्रतिबिंब के लिए। तो जब भी आपको प्रश्न में दे दिया जाए कि प्रतिबिंब आभासी होगा और दर्पण भी आपका अवतल दर्पण हो, तो जब भी अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो v का मान धनात्मक जाएगा। तो चलिए हम लगाते हैं प्रश्न को और हल करते हैं कि इसका उत्तर कितना आएगा आपका। तो इस तरह से प्रश्न को हल करके हम आसानी से प्रश्न हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर v आपका है v धनात्मक में, तो इसको भी हम फोकस के ही सूत्र से लगाएंगे। जब फोकस के सूत्र से आप लगाएंगे तो यहाँ पर लिख दीजिए, सबसे पहले आप लिखेंगे कि जब प्रतिबिंब आभासी होगा, जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो यहाँ लिख लीजिए जब प्रतिबिंब